लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और अपना कामकाज भी शुरू कर दिया है। पिछले सप्ताह की बात है, पिछले एक डेढ़ सप्ताह पहले ही ये सारी चीज़ें हुई, सारी गतिविधियां हुई और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ सेंटर में और मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यहाँ पर गैर कांग्रेसी राजनेता बन गए हैं। केंद्र में सरकार के गठन को लेकर के तमाम गतिविधियां तो हुई रही थी, लेकिन विपक्ष में भी कुछ हलचलें मची। मजबूत विपक्ष आया था इस बार लोकसभा में, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी शायद ही लीडर पोजीशन बनेंगे। कार्यकर्ताओं के मन में, नेताओं के मन में और सहयोगी दलों के नेताओं के मन में भी ये था कि राहुल गांधी को लीडर पोजीशन बनना चाहिए। पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से उनकी छवि बहुत आक्रामक तरीके से उभरी है और राहुल गांधी बहुत बेबाक तरीके से, बहुत बिंदास अंदाज में राजनीति कर रहे हैं और मोदी की घेराबंदी कर रहे हैं, तो उस लिहाज से ज़्यादातर लोग ये चाहते थे कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। तो उन्होंने लोगों की उम्मीदों को समझा, संभावनाओं को समझा अपने लिए राजनीति में और उनकी आकांक्षाओं को समझा। उन्हें जब लगा कि जनभावनाएं ये कह रही है कि लीडर अपोजिशन का पद संभाल लेना चाहिए, तो उन्होंने वो फैसला ले लिया। और आप निश्चित तौर पर ये मानकर चलिएगा कि लीडर अपोजिशन बनने का राहुल गांधी का फैसला बहुत ही हिस्टोरिकल होगा। और अगर राहुल गांधी लीडर अपोजिशन बनने से मना कर देते, जिस तरह से उन्होंने सेकंड टाइम अध्यक्ष बनने से मना कर दिया था कांग्रेस का, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होती। दूसरी एक घटना उत्तर प्रदेश में हुई। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में बने रहने के लिए, सक्रिय रहने के लिए अब दिल्ली को ही चुन लिया है। वो लीडर अपोजिशन थे और उन्होंने इस विधानसभा में योगी की जिस तरह से घेराबंदी की है वो सबके सामने है। उन्होंने विधानसभा में बहुत जमकर मुकाबला किया है और बहुत कायदे से योगी सरकार को लपेटने का, उसका विरोध करने का समय समय पर काम किया है। लेकिन अब उन्होंने लीडर अपोजिशन का पद छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहने का फैसला लिया है। अब क्या ये फैसला उनका सही है? क्या अखिलेश ने ये फैसला लैंडमार्क के रूप में लिया है? किस तरह से लिया है? और राहुल गांधी के लीडर अपोजिशन बनने के और अखिलेश के विधानसभा में, यूपी विधानसभा में लीडर अपोजिशन का पद छोड़ने के और राहुल गांधी के लोकसभा में लीडर अपोजिशन बनने के क्या मायने हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। पहले मैं राहुल गांधी की बात करता हूं। राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व किया, तमाम पार्टियों को गठबंधन में लाकर उनका नेतृत्व देश भर में किया और जिस तरह से विपक्ष बहुत मजबूती के साथ लोकसभा में आया है, इसके पीछे राहुल की मेहनत का बड़ा योगदान रहा है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानकर चल रहे हैं। राहुल गांधी खुद कांग्रेस पार्टी के भी 99 सांसद आए, 99 सांसद आए हैं। कहाँ 40-44 सांसद थे, कहाँ 100 के आसपास पहुंच गया, शतक लगने वाला था, एक की कमी रह गई। और दूसरी तरफ जो विपक्षी दल थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार की राकांपा हो, चाहे वो कोई भी हो जो उनके गठबंधन में उनके साथ लड़ी थी, सभी को राहुल गांधी की मेहनत का, उनके पदयात्राओं का, हजारों किलोमीटर लंबी, हजारों मील चलने वाली पदयात्राओं में जुटी भीड़ का, जो वो वोट बैंक में और वोट में तब्दील हुई जो वो भीड़, उसका फ़ायदा सभी को मिला। यूपी में तो उन्होंने ये इस यात्रा में अब जयंत आरएलडी प्रमुख भाजपा के साथ है, लेकिन जयंत और अखिलेश के साथ उन्होंने ये यात्राएं साझा भी की। कुल मिलाकर राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव से एक बड़े नेता के तौर पर, एक आक्रामक नेता के तौर पर यहाँ पर उभर कर सामने आए हैं। अब जो लोग उन्हें बड़े बड़े नेता, सत्तारूढ़ दल के बड़े बड़े नेता उनको जिस तरह के जुमले उन पर फिट करते थे, उनका उपहास उड़ाने के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते थे, अब इस सफलता के बाद वो सारे प्रयोग, वो सारे एक्सपेरिमेंट सत्ता पक्ष ने बंद कर दिए। क्योंकि राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की बोलती बंद कर दी है। 400 पार जाने की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे गठबंधन को 300 पार नहीं करने दिया। राहुल गांधी को ये मानकर देखा जा रहा था, ये सोचा जा रहा था कि राहुल गांधी ने एक मजबूत विपक्ष का नेतृत्व किया, तो संसद में भी, पार्लियामेंट यानी लोकसभा में भी उनको इस विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए और लीडर अपोजिशन की एक जो भूमिका होती है, जो प्रोटोकॉल होता है, जो पद होता है, वो संभालना चाहिए, वो जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। लेकिन लोगों को कई बार लगता था कि जैसे राहुल गांधी बहुत जिद्दी हैं, उन्होंने दूसरी बार अध्यक्ष बनने से मना कर दिया था, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके अध्यक्ष में जब चुनाव लड़ा गया तो पार्टी को इतनी अच्छी सीटें नहीं मिली थी, उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और फिर वो किसी के भी कहने से नहीं माने, उन्होंने अध्यक्ष का पद नहीं संभाला। ऐसा लोगों को और कार्यकर्ताओं को लग रहा था, उनके वोटर्स को लग रहा था कि राहुल गांधी लीडर अपोजिशन नहीं बनेंगे और अपनी ही पार्टी के किसी सहयोगी नेता को या अपने किसी नज़दीकी नेता को लीडर अपोजिशन बना देंगे।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को समझा, उनकी आकांक्षाओं को समझा, और जो एक मर्म पार्टी के भीतर से उठ रहा था, जिन लोगों ने वोट दिया है, जो वो लीडर अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहते थे, उनके बारे में वो सोचते रहे। उन्होंने सोचा, एक डिसाइड किया कि वो लीडर अपोजिशन की कमान संभालेंगे। तो इससे एक बूस्टअप आया, एक बूस्टर डोज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिली, विपक्षी गठबंधन को मिली। चूंकि अभी तक लोकसभा के भीतर राहुल गांधी एक सामान्य सदस्य के तौर पर होते थे, वो केवल उनके बोलने का एक सीमित समय होता था। किसी भी एक सामान्य एमपी की तरह उनको उतना ही टाइम मिलता था जितना किसी आम लोकसभा के सदस्य को मिलता है, जबकि उनके पास कहने को बहुत कुछ था। और जिस तरह से वो सड़क पर एग्रेसिव हो रहे थे, आक्रामक हो रहे थे मोदी के खिलाफ, अब पब्लिक ये चाहती थी कि लोकसभा के भीतर भी राहुल गांधी उसी तरह से मोदी के खिलाफ एग्रेसिव हो जाए। तो उन्होंने पब्लिक की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की उम्मीद जो थी उस पर पानी नहीं फेरा और वो लीडर अपोजिशन बन गए। और उनके सामने अब तमाम अवसर होंगे सरकार को घेरने के, और उनके सामने ये अवसर होगा कि वो जब बोलना शुरू करें सदन में तो जो स्पीकर, जो पीठ है, वो उनको रोक ना पाए। चूंकि सदन के भीतर केवल दो ही लोगों को असीमित तरीके से, व्यापक तरीके से किसी भी समय बोलने का अधिकार होता है। एक नेता सदन यानी जो प्रधानमंत्री हैं, और एक नेता प्रतिपक्ष जो इस समय राहुल गांधी बन चुके हैं। अब उनके लिए बोलने का कोई सीमित दायरा नहीं होगा। किसी भी विषय पर कभी भी वो काम रोको प्रस्ताव लाकर बोलना शुरू कर सकते हैं। किसी भी नियम के तहत जब वो बोलना शुरू करेंगे तो स्पीकर उनको अब रोक नहीं पाएंगे, बिठा नहीं पाएंगे, जिस तरह से पिछली लोकसभा में उनको बिठा दिया जाता था। तो राहुल गांधी ने ये लैंडमार्क डिसीजन लिया, और ऐसा ऐतिहासिक फैसला जो उनके राजनीतिक जीवन में अगर न हुआ होता तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं, एक ब्लंडर होता। यानी राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बनने का फैसला नहीं लेते तो वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक चूक कर गए होते। अब राहुल गांधी सड़क से सदन तक प्रधानमंत्री के सामने खड़े रहेंगे, एक बात। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बहुत सारी हाई पावर्ड कमेटी होती हैं जिनमें नेता प्रतिपक्ष सदस्य होते हैं, चाहे वो सीबीआई के निदेशक की चयन समिति हो, चाहे वो चुनाव आयुक्तों की चयन समिति हो, चाहे वो सीबीसी की चयन समिति हो। ऐसी तमाम समितियां, ऐसी तमाम नियुक्ति समिति, ऐसी तमाम हाई पावर्ड कमेटी जो जिनके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लीडर अपोजिशन उनमें मेंबर के तौर पर होते हैं। तो अब यानी सड़क और सदन ही नहीं, आप ऑफिशियल काम में भी प्रधानमंत्री के सामने बैठेंगे राहुल गांधी, और उन फैसलों पर अपना पक्ष और विपक्ष रखेंगे और उन पर अपनी राय बहुत खुलकर रखेंगे। तो ये राहुल गांधी के लिए ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है उनकी पॉलिटिकल कैरियर का। और जैसा मैंने बताया कि उनको लोग जिन उपनामों की संज्ञा देकर उनका उपहास उड़ाते थे, वो सिलसिला बंद हो चुका है और राहुल गांधी अब एक बड़े नेता बन चुके हैं। लोकसभा में राहुल गांधी के लीडर अपोजिशन बनने की ये एक बड़ी घटना कांग्रेस के इतिहास में थी। कांग्रेस गांधी परिवार से आज तक कोई भी लीडर अपोजिशन वहाँ पर पिछले 30-40 सालों में नहीं रहा है। और इसी के साथ एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में इसी समय समानांतर समय में घट रही थी, वो थी यूपी विधानसभा से लीडर अपोजिशन का पद छोड़ देना अखिलेश के द्वारा। अखिलेश यादव विधानसभा में लीडर अपोजिशन थे और उन्होंने अपनी सांसदी को बरकरार रखा और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अब वो यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे। इसके लिए भी राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग तरह के विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन मैं एक राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं। लेकिन जितना मैं एक घटना आपके सामने अब रखने जा रहा हूं, उस घटना को आप समझिएगा और फिर आप ही तय करिएगा कि अखिलेश यादव ने अच्छा किया या बुरा किया, यानी सही किया या गलत किया। हर व्यक्ति को, हर राजनेता को अपने पक्ष में अपने हिसाब से फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन जो राजनीतिक अनुभव पुराने लोग दे गए हैं उनको दरकिनार करके कोई फैसला कभी लिया नहीं जा सकता, उससे नुकसान होता है। 2019 में अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने गए, लेकिन 2022 में जब विधानसभा का चुनाव आया तो करहल सीट से उन्होंने विधानसभा से चुनाव लड़ा। उससे पहले 2017 से 22 तक शिवपाल यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। जब 2022 में विधानसभा चुनाव लड़कर करहल से वो विधानसभा पहुंचे तो मुलायम सिंह उन दिनों अस्वस्थ थे। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को अपने पास बुलाया। मुझे वो तारीख बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है और ये एक सत्य कथा पर आधारित मैं आपको एक चित्रण आपके सामने कर रहा हूँ। उस समय बहुत सारी खबरें भी चली थी, अखबारों में भी छपी थी। मैंने तलाशने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिली। तो मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि आप सांसद भी हैं और इस समय विधायक भी बन गए हैं,
तो आपको क्या करना चाहिए। तो अखिलेश यादव बहुत देर तक उनके पास बैठकर उनकी बात सुनते रहे और अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने पिता होने के नाते भी और पार्टी का संरक्षक होने के नाते भी और अपनी 50 साल की राजनीति के तजुर्बे के आधार पर भी कहा कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए। मुलायम सिंह यादव ने सीधे तौर पर कहा कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए और यूपी आ जाइए। अगर यूपी आपके हाथ में रहेगा तो दिल्ली वाले आपको पूछेंगे, दिल्ली में आपकी वक़्त होगी, दिल्ली में आपको तवज्जो मिलेगी। अगर यूपी हाथ से आप दिल्ली रहे और यूपी हाथ से निकल गया तो आपको ना दिल्ली वाले पूछेंगे ना यूपी वाले पूछेंगे। अखिलेश यादव की समझ में ये बात आ गई और उन्होंने नेताजी की इस बात को सिर माथे रखा और उन्होंने कन्नौज से लोकसभा का पद छोड़ दिया, लोकसभा सीट छोड़ दी और यूपी विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष बन गए। आप यकीन मानिए, जिस दिन से वो नेता प्रतिपक्ष बने थे उस दिन के बाद से योगी सरकार की सदन में ही उनको चाहे हास्य व्यंग के आधार पर चाहे फैक्ट्स फाइंडिंग के आधार पर जब जब वो बोलने के लिए खड़े होते थे तो योगी की सरकार में कई बार कोई जवाब देने वाला ट्रेजरी बेंच में मंत्री नहीं दिखता था। योगी अपने बल पर अपने ओरे के हिसाब से बोलते जरूर थे, लेकिन अखिलेश ने पूरी सरकार की विधानसभा सदन के भीतर मुस्के कसकर रखी और उसका फायदा उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला जब उनकी 37 सीटें जीतकर वो आए। तो मुलायम सिंह का जो वो मूल मंत्र था कि पहले आप अपने घर को सुरक्षित रखो, मजबूत रखो, तब कोई दूसरा आपको अपने चौपाल पर बैठाएगा, अपने जो अपने मकान पर बैठाएगा, वहाँ पर आपको बाहर तवज्जो मिलेगी। अपना घर मजबूत नहीं होगा तो आपको कोई तवज्जो नहीं देगा। तो अखिलेश यादव ने उस समय ये बात मानी, लेकिन अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नेताजी की उस बात को भुला दिया, जबकि उन्हें लीडर अपोजिशन बनकर लखनऊ में रहना चाहिए था। योगी सरकार को रोकने के लिए जो बार बार वो करते थे वो करते रहना चाहिए था, जो सड़क से सदन तक पूरी घेराबंदी करते थे वो करते रहना चाहिए था। अब उन्होंने लीडर अपोजिशन का पद भी छोड़ दिया और करहल से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया। अब वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। महत्वाकांक्षाएं हर राजनीति में होती हैं, हो सकता है अखिलेश में राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षाएं जग रही हो, लेकिन जो नेताजी ने कहा था यानी मुलायम सिंह ने कहा था वो गलत नहीं था। यूपी आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, तभी दिल्ली में आपको तवज्जो मिलती है। अब अखिलेश यादव यहाँ आ गए हैं, दिल्ली आ गए हैं और वो नेता समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता भी होंगे, जाहिर तौर पर वो लोकसभा में रहेंगे और लखनऊ उनसे अब छूट गया है। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष अब शिवपाल यादव बने या कोई और बने कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अखिलेश वहाँ नहीं है। सियासत ये कहती है और सियासत की मांग भी ये होती है, अगर मजबूत नेता सामने खड़े नहीं होंगे तो जनता वहाँ से मुंह फेर कर चली जाती है। जनता को मजबूत नेतृत्व चाहिए और वो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद लोकसभा चुनाव में उनको जो बम्पर परिणाम उनका सामने आया है वो सबके सामने है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे, लोकसभा में रहेंगे, उससे क्या नुकसान होने वाला है। एक तो योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कंफर्ट जोन में आ गए हैं अखिलेश के विधानसभा से बाहर निकलते ही। अब शिवपाल यादव उतना विरोध योगी का नहीं कर पाएंगे अगर बन भी जाते हैं, और शिवपाल यादव की और योगी जी के रिश्ते जगजाहिर हैं। वो भाजपा की सरकार में सरकारी मकान लेकर लखनऊ में रहे हैं, उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है, तो वो योगी की सरकार की मुखालफत उस लेवल पर कैसे कर पाएंगे, ये देखना एक दिलचस्प होगा, जिसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। दूसरा, यूपी छूट गया। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि दिल्ली में तो लोकसभा में राहुल गांधी लीडर अपोजिशन बन ही गए हैं, और जब लीडर अपोजिशन वहाँ बन गए हैं तो अखिलेश के लिए लोकसभा के भीतर इतना स्पेस नहीं रह गया है काम करने के लिए जितना पहले होना चाहिए था। अखिलेश यादव अगर वहाँ विपक्ष के नेता बन जाते तो यूपी का नेता प्रतिपक्ष छोड़ना जायज़ था, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का, जो देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सूबा है, जहाँ सबसे ज़्यादा विधानसभा और लोकसभा सीटें हैं, जो केंद्र की सरकार को सबसे ज़्यादा शक्ति देता है, जो सबसे ज़्यादा बैकअप देता है, उस सूबे के लीडर अपोजिशन का पद आप छोड़कर लोकसभा में आ गए, जहां राहुल गांधी लोकसभा में लीडर अपोजिशन है। आपके काम करने के लिए वहां कोई स्कोप नहीं है। आप ठीक है, आपका तीसरे नंबर की पार्टी आपकी लोकसभा में बन गई है, समाजवादी पार्टी लोकसभा सांसदों के हिसाब से तीसरी नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आप लोकसभा में जितना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन आपके लिए हमेशा वहाँ स्पेस नहीं है। जहां आपके लिए 100% स्पेस था लखनऊ में, वहां छोड़कर आप दिल्ली आ गए और नेताजी की उस बात को भूल गए, अगर यूपी हाथ में रहेगा तो दिल्ली पूछेगी,
और यूपी हाथ से फिसल गया तो दिल्ली क्या यूपी भी नहीं पूछेगा। तो अखिलेश यादव के इस फैसले के विश्लेषण अलग अलग तरह से हो रहे हैं, लेकिन मुझे वो नेताजी का 2022 के जब 2019 में, जैसे मैंने बताया 2019 में सांसद चुने गए अखिलेश यादव और 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, जब नेताजी ने बुलाकर ये कहा था सांसदी छोड़ दो और यहाँ डट जाओ लखनऊ में, तो वो डटे, उसका परिणाम भी अच्छा सामने आया। तो अब अखिलेश यादव नेताजी के उस मूल मंत्र को भूलकर दिल्ली में आ गए हैं। तो अब क्या आगे भविष्य क्या रहेगा, क्या परिणाम होगा, लेकिन कुल मिलाकर मेरा विश्लेषण इसी बात पर पहुंचा है कि लोकसभा में उनके लिए करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारा राहुल गांधी करेंगे, जहां उनके लिए करने के लिए बहुत कुछ था, जहां उन्हें अगले विधानसभा चुनाव पर फोकस करना चाहिए था। अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होना है लखनऊ में, वहां उन्हें संघर्ष करना चाहिए था, वहां उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए था। उस समय अगर अखिलेश दिल्ली में जाकर बैठ जाते हैं तो इससे उनको फ़ायदा होगा विधानसभा चुनाव में, ये कहना थोड़ा मुश्किल है और ये कहने की कोई हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। फिलहाल वो नेताजी के मूल मंत्र को भूलकर दिल्ली प्रस्थान कर गए हैं। अब देखना ये है कि समय की जो आने वाले समय की जो कसौटी है उस पर वो कितना खरा उतर पाएंगे, यही एक सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी।